नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जजमेंट मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाम सुना होगा आपने। केशवानंदा भारती वाला जो केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, सब हर किसी को मालूम है। सबसे फेमस केस वही है अभी तक का। फेमस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बताया कि क्या होता है, क्योंकि बताया उसी केस में। अब बता तो दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और केस क्या है कि मतलब इसकी आड़ में जजमेंट और कौन से जजमेंट में आया, तो मिनर्वा मिल्स जो है एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इससे रिलेटेड। अब क्यों है भैया, तो इस केस में क्या हुआ था ना, सरकार ने 42nd अमेंडमेंट पास किया था। 42nd अमेंडमेंट आप सबको पता होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया क्योंकि बहुत बड़ा था इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। लेकिन क्योंकि हम 42nd अमेंडमेंट डिस्कस नहीं कर रहे अभी। अब जो अमेंडमेंट था उसका जो सेक्शन 4 था, जिसने आर्टिकल 31C को अमेंड किया था। अब सेक्शन 4 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब एक अमेंडमेंट आता है तो उसमें कई सेक्शन 1 से शुरुआत होती है। अब सेक्शन 1 बताता है कि मैं इस आर्टिकल में अमेंडमेंट कर रहा हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो ठीक है। मैं इस आर्टिकल सेक्शन 2 में मैं इस आर्टिकल में अमेंडमेंट कर रहा हूँ, सेक्शन 3 में मैं इस आर्टिकल को अमेंडमेंट कर रहा हूँ। तो सेक्शन 4 था, उसमें आर्टिकल 31C को अमेंड किया गया था। मतलब उसमें बताया गया था कि ये है तो उसमें मैं ये अमेंड कर रहा हूँ। तो क्या अमेंडमेंट किया गया था, तो पहले तो 31C ये था कि आप सबको पता है कि क्या होता है कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो आर्टिकल 13 नाम का एक आर्टिकल है हमारे पास, जो कि हमारा रक्षक है। कि अगर कोई भी कानून ऐसा आया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता, तो आर्टिकल 13 की वजह से वो अपने आप वो हो जाता है, वॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट एक सुप्रीम राइट है हमारे पास, और अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ी करता है तो आर्टिकल 13 हमारे पास चट्टान के खड़े खड़ा है हमारे सामने। तो आर्टिकल 31C में क्या था कि आर्टिकल 13 के होते हुए भी अगर सरकार कोई एक ऐसा कानून लेके आती है जिससे 39B और C, पहले का बता रहा हूं मैं, पहले क्या था, 39B और C के ऑब्जेक्ट को फुलफिल किया जा रहा है, तो वो कानून सिर्फ इस ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा कि वो आर्टिकल 14 और 19 के को वॉयलेट करता है। समझ रहे हो? 39B या C क्या था, मतलब मोटा मोटा वो ये था कि कोई एक आदमी जो प्रॉपर्टी अपने पास कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फैलाए प्रॉपर्टी को, सोशलिस्ट एजेंडा जो था। तो पहले ये था, लेकिन अमेंडमेंट करके क्या कर दिया कि आर्टिकल 13 के होते हुए भी अगर सरकार कोई एक ऐसा कानून लाती है जो पूरे डीपीएसपी में कोई सा भी आर्टिकल उठा, पूरे डीपीएसपी में से कोई सा भी आर्टिकल हो, अगर उस आर्टिकल को के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई सा भी आर्टिकल हो, पहले तो बस 39BC तक था, अब पूरे डीपीएसपी तक ले आया वो, कि डीपीएसपी तक, पूरे डीपीएसपी तक जितने भी आर्टिकल हैं उनमें से कोई सा भी एक आर्टिकल का अगर वो कानून जो है ऑब्जेक्ट फुलफिल कर रहा है, तो वो कानून सिर्फ इस ग्राउंड पे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा कि वो आर्टिकल 14 और 19 को, या फिर 14 या फिर 19 को, या फिर दोनों को इन्फ्रिंज करता है, वॉयलेट करता है। अब इसका क्या मतलब आपको शायद समझ में नहीं आएगा, एक बार देख लेते हैं हम। जैसे कि आर्टिकल 38 है जिससे नेशनलाइजेशन होता था, पहले नेशनलाइजेशन होता था, मतलब इस आर्टिकल 38 के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए नेशनलाइजेशन होता था, जो कि सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करता था। अब मान के चलो कि पहले इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बैंकों की पकड़ आम आदमी तक पहुंचाई जा सके, कि हर एक मतलब गांव से गांव तक का एक आदमी बैंक से जुड़े, तो सरकार को उसको अपने अंडर लेना था, तो उन्होंने अपने अंडर लिया। तो वो अंडर किसके लेता था? आर्टिकल 38 जो कि बात करता है सोशल इक्वालिटी के लिए। तो बैंक नेशनलाइजेशन आर्टिकल 38 के चक्कर में होता है। तो फिर मान के तो सरकार एक ऐसा कानून लेके आ जाती है कि कोई भी, मान के चलो कि
एक इंडस्ट्री है अगर वो घाटे में जा रही है तो सरकार उसको नेशनलाइज कर लेगी, अगर एक ऐसा कानून लेके आ जाती है। तो फिर कोई एक आदमी, जैसे कि मान लो मेरी इंडस्ट्री को अगर सरकार ने मेरी मान के चलो एक कोल्ड ड्रिंक की मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, अब उसको क्या किया सरकार ने, नेशनलाइज कर लिया। अब सरकार ने ये बोला कि भैया आपकी फैक्ट्री घाटे में जा रही थी, हमको जो आपकी फैक्ट्री का सुख है हर कोने कोने में पहुंचाना है, हमको मतलब थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारनी है, सोशल इक्वालिटी फैलानी है, तो हम आपकी उसको नेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं कोर्ट में ये बोल के नहीं जा सकता कि ये किस तरीके का कानून है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये तो मेरा। क्यों? क्योंकि आपने मेरी ही क्यों करी, मेरी ही क्यों करी, आप इसकी भी कर देते, इसकी भी तो वो है कि इसकी भी तो घाटे में जा रही है, या फिर इसकी प्रॉफिट में, तो क्या हुआ, इसकी भी करो, मेरी क्यों कर रहे हो? या फिर आर्टिकल 19 के आड़ लेके नहीं जा सकता मैं कि मेरा आर्टिकल 19 में मेरा ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस करने का अधिकार है मेरा, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31C में ऐसा लिख दिया कि कोई भी एक ऐसा कानून, मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉ कोई भी एक ऐसा कानून जो कि डीपीएसपी के किसी भी प्रोविजन के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए लाया हुआ हो, तो वो इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दिया ये चीज। अब और एक और सेक्शन था, सेक्शन 55, जो कि आर्टिकल 368 में दर बदर थोड़ा चेंजेस किया आर्टिकल 368 में। अब उसमें क्या लिखवा दिया कि कोई भी अमेंडमेंट जो है, कोई, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी अमेंडमेंट कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और पार्लियामेंट के पास बेइंतहा मतलब अनलिमिटेड पावर है कि आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, कि लिमिटेड पावर नहीं, अनलिमिटेड पावर है कि किस तरीके का भी अमेंडमेंट लेके आ सकती है पार्लियामेंट। ऐसा साफ साफ आर्टिकल 368 में लिखवा दिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई और दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत यहाँ हुई कि मिनर्वा मिल्स जो कि पिटिशनर है, अब ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है। मिनर्वा मिल्स जो है उसको नेशनलाइज कर दिया आर्टिकल 38 के अंदर। क्यों? क्योंकि मिनर्वा मिल्स घाटे में जा रही थी, कमेटी बनाई कि क्यों जा रही है घाटे में, उसके बाद इंडस्ट्रीज वाले एक्ट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर कमेटी बनाई और उसके बाद फिर नेशनलाइज कर दिया कुल मिला के। अब नेशनलाइज तो कर दिया, मिनर्वा मिल्स जो है अब कोर्ट में गया कि आपने ये कैसे कर दिया, तो कोर्ट ने भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एक ये इस लॉ के अंतर्गत नेशनलाइज हुआ है, और आर्टिकल 31C में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा कानून ऐसा लेके आता है जो कि डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को वो करे, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सुना नहीं जाएगा। तो हम नहीं सुन सकते आपका, ये जो भी आपके साथ हुआ है गलत हुआ, हम ऑफकोर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा हुआ बेकार हुआ, जैसा भी हुआ हम नहीं सुन सकते, क्योंकि कानून जो आर्टिकल 31C है उसने हमको बार कर रखा है। ठीक है, अब मिनर्वा मिल्स ने चलो ये सोचा कि अगर मैं लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता, तो ये जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, 42nd अमेंडमेंट किया है, मैं इसको चैलेंज कर देता हूँ। तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट को भी चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सरकार ने बहुत सोच समझ के जो भी किया है वो भी किया है, क्योंकि आप ना तो लॉ को चैलेंज कर सकते हो और ना ही आप अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकते हो, जो कि लॉ बनाने की पावर दे रहा है। अमेंडमेंट पावर दे रहा है लॉ बनाने की, तो ना तो आप अमेंडमेंट को चैलेंज कर, ना तो सरकार ने आपको अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए छोड़ा, और ना ही आपको लॉ चैलेंज करने के लिए छोड़ा। तो आदमी करे तो करे क्या? मतलब जिस भी लॉ के अंतर्गत इसको नेशनलाइज किया गया है, तो नेशनलाइजेशन की सुनवाई तो कहीं हो नहीं रही। जिस अमेंडमेंट से आपने नेशनलाइज किया हुआ है, जिस अमेंडमेंट से आप वो लॉ लेके आए हो, उस अमेंडमेंट को भी आपने चैलेंज करने के लिए नहीं छोड़ा। मतलब अब मिनर्वा मिल्स वाला सोच रहा है कि अब मैं करूं क्या, तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भैया ये क्या है। अब जो यूनियन ऑफ इंडिया की किस्मत खराब है कि उस टाइम पे जो पिटिशनर के एडवोकेट थे वो थे नानी पालकी वाला जी,
तो उन्होंने खतरनाक वो कंटेंशंस अपने रखे। अब वो क्या था, क्या रखा था, वो जरा देख लेते हैं हम। अब पिटिशनर ने कई सारी बातें बोली। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 368 की अपनी खुद की एक लिमिटेशन है। आप जब केशवानंद भारती वाले केस में बोल दिया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक डॉक्ट्रिन नाम से एक चीज़ होती है, आप कितना भी अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मूल ढांचा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 368 की अपनी खुद एक लिमिटेशन है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि, सबसे पहली बात तो आर्टिकल 368 में खुद में ये बोल दिया कि कहीं पे चैलेंज नहीं करवा सकते। कहीं पे चैलेंज क्यों नहीं करवा सकते? और आर्टिकल 31C में आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि लॉ को भी चैलेंज नहीं करवा सकते? ऐसा कैसे बोल दिया आपने? तो 368 की अगर खुद बात करें तो उसकी खुद की एक लिमिटेशन है, ये उनका ये कहना था। डीपीएसपी ज़रूरी है, कोई ऐसा मना नहीं कर रहा है कि डीपीएसपी ज़रूरी नहीं है। डीपीएसपी तो स्टेट की जिम्मेदारी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाओ, उसके जो प्रोविज़न है। लेकिन डीपीएसपी के जो प्रोविजंस है वो फंडामेंटल राइट के एक्सपेंस पे नहीं होने चाहिए। कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि शांति होनी चाहिए, सब खुश आराम से रहने चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, तो आपने सबको गोली मार दी कि अब शांति शांति है। कि आर्टिकल 21 नाम की भी तो चीज़ है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि बिना किसी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के आप किसी की जान नहीं ले सकते। ये फंडामेंटल राइट है ना। तो क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से बड़ी हो गई क्या? नहीं हुई ना। फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, मतलब फंडामेंटल राइट सुप्रीम ऐसा अभी तक इनका कहना है कि फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डीपीएसपी बड़ी होगी, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन फंडामेंटल राइट के एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बोली कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिड्रेस तो डेमोक्रेसी का हार्ट है भैया। डेमोक्रेसी है क्या? अगर जिस डेमोक्रेसी में अगर एक आम आदमी अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता, कहाँ उठाएगा? वो सबके सामने उठाएगा, कोर्ट में उठाएगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो जब जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिड्रेस जो उसको रिलीफ मिलता है वो अगर उसको मिल ही नहीं सकता, तो भैया डेमोक्रेसी किस चीज़ की? डेमोक्रेसी है हम तो जुडिशियल रिव्यू तो होना चाहिए ना, चाहे वो अमेंडमेंट हो चाहे वो लॉ हो, होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिड्रेस तो। और चेक एंड बैलेंस की जहाँ पे बात आ गई तो चेक एंड बैलेंस को भी नहीं छोड़ा आपने तो, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये इश्यूज देखे, क्योंकि रिस्पोंडेंट के पास कुछ खास बोलने का था नहीं, उन्होंने यही बोला कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, यही बोल पाया और कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना मामला, उन्होंने समझा और उन्होंने ये बोला कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में ना तो कोई सुप्रीम है ना तो कोई किसी से छोटा है, ना तो कोई सुप्रीम है ना तो कोई छोटा है। इन दोनों के बीच में एक हेल्दी कनेक्शन है और उस कनेक्शन को बने रहने दो आप, ठीक है। दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डीपीएसपी के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो फंडामेंटल राइट को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल फ्रेमवर्क है। सब कुछ चला जाएगा, फंडामेंटल राइट नहीं जानी चाहिए किसी आदमी की। तो अगर कोई एक ऐसा कानून आता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो कानून सीधे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इतना अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो सेक्शन 4 है और सेक्शन 55 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है, उसको तुरंत स्ट्रक डाउन करो। सेक्शन 4 सेक्शन 5 मतलब 31C में जो अमेंडमेंट किया और 368 में जो अमेंडमेंट किया वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी इसको तुरंत स्ट्रक डाउन करो। और दोस्तों ये था पूरा मिनर्वा मिल्स का पूरा केस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।